हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड के बारे में। इसके पहले हमने इंटरस्टिशियल सॉलिड्स के बारे में देखा है। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड्स? जो एटम स्पेस में जाते हैं बीच में, जो सॉलिड ऐसे वैक्यूम स्पेस रहता है वो बीच में वहां पर जाके कोई एटम जाके वहां पे लाई करते हैं। क्लियर है? वही होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्लियर है? तो सेम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी जो कुछ स्मॉल जो क्या बोलते हैं एटम्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एटम्स है, किसी भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस है, इसकी जो वैक्यूम प्लेस है, इस वैक्यूम प्लेस पे आके समझो यहाँ पे आके कार्बन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन जो स्मॉल कंपाउंड है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी आके क्या करेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। वैकेंट स्पेस पे आके स्मॉल कंपाउंड, स्मॉल एटम जो है वहां के आके वो जगह पे लाई करते हैं। क्लियर है? तो अगर बात की जाए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में भी। अगर हम आयरन की बात करें तो मोस्टली आयरन में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे ऑक्साइड्स और सल्फाइड, ये भी कभी कभी आ जाते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन और सल्फर भी दोनों के दोनों जगह लेते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो मोस्टली हमें क्या देखना है? आयरन के बारे में। किसके बारे में? आयरन में कौन आता है? कार्बन। कार्बन का आइटम आ जाता है। क्लियर है? तो एग्जांपल अगर हम बात करें इनकी, जब कार्बन आता है तो सीधी सी बात है, आयरन जो है, आयरन की जो मेलेबिलिटी है और डक्टिलिटी है वो कैसी हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। कार्बन कैसा है? कार्बन कैसा कंपाउंड है? ब्रिटल है। अच्छा, क्या हो गया? पूरा काला कंपाउंड है। क्लियर है? तो जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें, आयरन में अगर कार्बन आ जाता है तो एग्जांपल इसके अगर हम बात करें, स्टील हो जाता है और आयरन कास्ट। ये एग्जांपल है जब किसकी इंप्योरिटी आ जाए। इंप्योरिटी क्या बोल सकते हैं? कार्बन। सीधी सी बात है, इंप्योरिटी ऐड हो गई है। क्लियर है? तो क्या हो गया? तो इसके वजह से कार्बन के कारण में आयरन का क्या रिड्यूस हो जाएगा? मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। क्लियर है? सेम अगर हम बात करें ये की क्यों जाती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, अगर कोई कंपाउंड आके बैठ आता है तो जो अगर बात करें इनमें कुछ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले तो जो मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल है वो कैसे हो जाते हैं? हार्ड और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो रहते ही है, फिर भी गुड कंडक्टर है। उसके अलावा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? सॉरी, डेंसिटी जो पैरेंट कंपाउंड है उससे कम हो जाती है। किससे? पैरेंट क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी? मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। पैरेंट कंपाउंड से मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। क्लियर है? मैकेनिकल कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर हम बात करें जो मेटल की जो कार्बाइड्स होती है, जो कार्बाइड मतलब कार्बन आके जो एग्जिस्ट करता है, अगर हम बात करें वो केमिकली कैसा होता है? इनर्ट होता है। केमिकली मतलब केमिकली इनर्ट मतलब केमिकली इनर्ट क्या होगा? केमिकली एक्टिविटी शो नहीं करता। सीधी सी बात है। स्टील की बात करो तो स्टेनलेस स्टील जो आता है वो केमिकली एक्टिव होता है क्या? मोस्टली पानी के साथ रिएक्ट करता है। आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, पर स्टेनलेस स्टील करता है क्या? एयर के साथ रिएक्ट करता है क्या? नहीं ना। स्टील के बर्तन जल्दी खराब होते हैं क्या? नहीं होते।
क्यों? पर आयरन तो होता है, आयरन की नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या, मॉइस्चर के प्रेजेंट में रस्टिंग करता है, रिएक्ट करता है, ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, हाइड्राइड्स फॉर्म करता है ना। पर अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील की तो करता है, तो केमिकली इनर्ट हो जाता है। बट अगर हम बात करें इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसके जैसी होती है? सेम पैरेंट के जैसी, जैसे पैरेंट की है वैसे ही सेम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो कार्बाइड होते हैं, कार्बाइड केमिकली इनर्ट भी होते हैं और साथ साथ में जैसा डायमंड कैसा होता है वैसा हार्ड होता है, स्टेनलेस स्टील हार्ड होता है एज कम्पेयर आयरन भी क्या हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसके अलावा हाइड्राइड किसके लिए था? कार्बाइड के लिए। अगर हाइड्राइड्स की अगर इम्प्योरिटी हो जाए तो हाइड्राइड्स जो फॉर्म होते हैं इनके ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। किसका किस लिए यूज होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इनका वर्क होता है। तो क्या याद रखोगे? सबसे पहले क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कोई भी जो स्मॉल एटम्स है वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के वैकेंट स्पेसेस में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके लाई करें। क्लियर है? कौन कौन हो सकता है? कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड। क्लियर है? एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है? स्टील और आयरन कास्ट। आयरन में अगर कार्बन की इम्प्योरिटी वगैरह आ जाए तो ठीक है। तो अगर कार्बन की इम्प्योरिटी आती है तो इसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है? प्रॉपर्टीज क्या है? हार्ड होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम पैरेंट के जैसी होती है। डेंसिटी लेस देन होती है पैरेंट मेटल से, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है और केमिकली इनर्ट होते हैं और हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? जो कार्बाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्टली कार्बाइड्स जो फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? केमिकली इनर्ट और हार्ड। और हाइड्राइड्स के साथ में जो फॉर्म होते हैं वो कैसे क्या एक्ट करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं उसका? एज ए रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसका यूज करते हैं। क्लियर है क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, कुछ भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट्स है उनको मिक्स करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। तो सिंपल एक बात है, अलॉय जो फॉर्मेशन होता है मोस्टली जो देखा जाए किसी भी कोई किस एटम से, मतलब किसी भी मेटल का, उसके किस क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपरली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड दूसरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो एक बना रही हूं, एक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर ऐसे ही समझना। ये समझो अगर आयरन का एटम है, आयरन को ऐसे उसके बीच में जिंक वगैरह, कॉपर वगैरह आ जाए, निकेल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक ही एक बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है क्या? पूरी तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैटिस किसका है? आयरन का, और आयरन के लैटिस में निकेल भी आके प्रॉपरली अपनी जगह बना ले और दोनों मिक्स हो जाए, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज मोस्टली सेम ही है, सेम ही प्रॉपर्टी के एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे मिक्सचर से जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं। क्लियर है? अलॉय बनाने का सबसे बड़ा रीजन, अलॉय सबसे पहली चीज इनके पास में ना रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस। मोस्टली अगर हम ट्रांजिशन मेटल देखें, आयरन की हम सिंपल बात करें तो आयरन कोरोजिव होता है, ठीक है, रस्टफुल फॉर्म होता है। उसके रस्टिंग को रोकने के लिए भी अलॉय बनाए जाते हैं। कुछ कुछ मेटल्स को और ज्यादा हार्डनेस देने के लिए भी अलॉय बनाए जाते हैं। क्लियर है? अब मोस्टली हम जो घर पे यूज करते हैं, जो स्टैचूज वगैरह बने हुए होते हैं, ट्रॉफीज वगैरह बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है? अलॉय। पीले कलर का एक मेटल, पीतल का शाइनिंग, क्या नाम है? पीतल। पीतल, जिसको हम नॉर्मल पीतल बोलते हैं, वो क्या है? पीतल है। ब्रास है, वो भी क्या है? अलॉय है। पर अलॉय को दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दो टाइप ऑफ क्लासिफाई किया जाता है। एक किया जाता है फेरस और एक किया जाता है नॉन फेरस। क्या क्या किया जाता है? फेरस एंड फेरस मतलब आयरन, आयरन का नादर है ना, Fe क्यों लिखते हैं? फेरस के कारण ही लिखते हैं ना आयरन को, ठीक है। अगर हम बात करें फेरस की, तो अगर फेरस वाला जो कंपाउंड है उसमें मोस्टली ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा? आयरन प्रेजेंट। आयरन के साथ बने हुए जितने भी अलॉय है वो फेरस में आएंगे, और नॉन फेरस में अदर ट्रांजिशन मेटल जो अपने अलॉयज बनाएंगे उनको हम नॉन फेरस में देखेंगे।
पर आयरन के साथ अगर बना रहे हैं तो फेरस में, क्योंकि अगर हम बात करें आयरन के फेरस वाले जो कंपाउंड है इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, आयरन की ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और अदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसके कंपैरिजन में कम अमाउंट में। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, ये जितने भी जो स्टील्स बनाते हैं ना आयरन के साथ, में आयरन रहता है, आयरन प्लस निकेल का, आयरन प्लस क्रोमियम का, और साथ में जितने भी फेरस अलॉय होते हैं इनमें 2% कार्बन प्रेजेंट होता है। स्टेनलेस स्टील ये तो कॉमनली यूज करने वाला है, हम घर पे यूटेंसिल्स भी यूज करते हैं ना, जैसे भी बर्तन वगैरह है उसमें भी क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। एयरक्राफ्ट में भी आउटर जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हार्ड होने के कारण बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। अब नॉन फेरस की अगर हम बात करें तो अदर देन आयरन को छोड़ के बाकी अदर भी तो ट्रांजिशन मेटल्स है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम कौन अलॉय बनेंगे, नॉन फेरस अलॉय। जैसे कि अगर हम बात करें नॉन फेरस अलॉय में ब्रास, क्या होता है ब्रास, पीतल, किससे बना होता है, जिंक प्लस कॉपर एंड जिंक, कॉपर, ठीक है। उसके अलावा ब्रॉन्ज, कांसा जिसको बोलते हैं, कॉपर एंड टीन, कॉपर प्लस टीन से मिलके बनता है। अभी ऐसे होते हार्ड होते हैं, हम देखेंगे ज्यादातर अगर ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें, पीतल की बात करें तो पीतल मोस्टली हमारे घर पे स्टैचूज वगैरह जो आते हैं ना पीतल के बर्तन, और स्पेशली पूजा की वो थाली या फिर समई, ये सब में यूज किया जाता है किसका, ब्रास। क्लियर है। ये कैसा है, हार्ड है, शाइन भी होती है, और इसके ऊपर में देखना अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर कैसा है, कोरोसिव है, अगर एयर के साथ रिएक्ट करे, नॉर्मल तांबे की अगर हम बात करें तो ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है कॉपर के ऊपर में। क्लियर हो रही है। तो ये जो कॉपर के ऊपर में जो लेयर आती है वैसे पीतल के ऊपर नहीं आती जल्दी, कभी आती कभी मतलब बहुत लॉन्ग, पर उसकी शाइन नहीं जाती। पर अगर हम कॉपर की बात करें उसको बहुत समय तक एयर और मॉइस्चर में मिल जाए तो पूरी तरीके से ब्लैकिश या फिर पूरा ग्रीनिश हो जाता है। क्लियर है। तो इस प्रॉपर्टी से रोकने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अदर देन ट्रांजिशन एलिमेंट की इंप्यूरिटी बोल सकते हैं, मिक्स करके अलॉय बनाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस। अभी हमने बात की ब्रास का यूज हम कहाँ करते हैं, स्टैचूज है, मेडल्स वगैरह, ट्रॉफीज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, यूज क्या करते हैं हम ब्रास का। उसके अलावा अगर हम बात करें कुपरा निकेल की, कॉपर और निकल का अलॉय है, नाम से मोस्टली अलॉय समझ में आ जाते हैं। कॉपर प्लस निकेल का है, इसका यूज किया जाता है मेनली जो मशीनरीज होती है, बोट वगैरह, सबमरीन्स वगैरह, उनके पार्ट्स बनाने के लिए। क्लियर है। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील काय के लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर फ्यूजलेज ऑफ अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट उसके आउटर बाहर के पार्ट्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा नाइक्रोम, किसका अलॉय है, निकेल प्लस क्रोमियम, वो भी 80-20 के रेशियो, गैस टरबाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। टरबाइन पता है ना, जनरेटर्स जो होते हैं ना, जनरेटर में जो टरबाइन, जो रोटेटर्स होते हैं, शाफ्ट और उसके आजू बाजू जो बना हुआ होता है, जो रोटेट करने का काम करता है, उनको बोला जाता है टरबाइन। ठीक है। तो गैस टरबाइन में निकेल क्रोमियम का यूज किया जाता है, कितने रेशियो में, 80-20 के रेशियो में। उसके अलावा टाइटेनियम के अलॉय, के जो अलॉय है इसका यूज किया जाता है मोस्टली अल्ट्रा हाई स्पीड के जो फ्लाइट्स होती है उनके पार्ट्स बनाने के लिए टाइटेनियम अलॉय का यूज होता है। क्लियर है। याद रहेंगे ज्यादातर मोस्टली क्यूप्रा निकेल,
स्टेनलेस स्टील, नाइक्रोम, ब्रास, ब्रॉन्ज, नाइक्रोम और टाइटेनियम के अलावा। डन? पक्का? नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स ऑफ Mn एंड क्रोमियम, मतलब मैग्नीज एंड क्रोमियम। सबसे पहले सुनो, ज्यादातर हम ये जो कंपाउंड देखते हैं, मोस्टली जो देखते हैं वो ये देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या मेरा फोन? पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है? अब सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट को सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका सिंपल केमिकल ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। किसके प्रेजेंस में? MnO2 के जो क्रिस्टल्स है। MnO2 क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड के जो क्रिस्टल्स है उसको ट्रीट किया जाता है पोटैश के साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। देखो इधर MnO2 है, इसको ट्रीट किया जाता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और KClO3। क्या ये? पोटेशियम क्लोराइड। तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम मैग्नेट। क्या मिलता है? पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का। क्या मिलता है? ग्रीन कलर का MnO4। ये हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है प्लस में KCl प्लस वाटर। ठीक है? रिएक्शन बैलेंस ही नहीं किया। अब कर बैलेंस बता। 3 आगे लगाओ, 6 K के सामने लगाओ, दूसरी साइड 3 लगाओ। नहीं तो नहीं, 3H2O बैलेंस मेरे हिसाब से 6 7 बरोबर। मैंने किया। अब क्या करते हैं, ये जो K2MnO4 है इसको एसिडिक या कोई न्यूट्रल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? पोटेशियम परमैंगनेट। देखो K2MnO4 को किसके साथ में? CO2 प्लस वाटर के साथ में, तो हमें क्या मिलता है? KMnO4। यही क्या है हमारा? पोटेशियम मैग्नेट परमैग्नेट। ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट पूरा बोल। पोटेशियम मैग्नेट। आंखें लगे हो गया ये क्या? नींद आ रही है? प्लस MnO2 यही से शुरू किया था क्या? MnO2 से हाँ प्लस H2 बस। और क्या फॉर्म होता है? KHCO3 ये प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो ये कैसा है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड फॉर्म में तो क्या किया जाता है? वूल ग्लास से इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट मिलता है, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलता है उसको क्या करवाते हैं? इवेपोरेट करवाते हैं। और इवेपोरेशन के बाद में यहाँ पे किसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के। और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? डीप पर्पल ब्लैक। कैसा होता है? इसीलिए देखना कभी भी वाटर में अगर पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसे इंडिकेटर भी यूज किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट बहुत जगहों पे। ठीक है? मैच जब भी हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और इंडिकेटर एज ए पोटेशियम परमैंगनेट खुद ही इंडिकेटर की तरह वर्क करता है अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया है तो। ठीक है? पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है, जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे ना, बहुत वॉयलेट कलर का, पिंकिश कलर का सॉल्यूशन बनता है वाटर में। क्यों? क्योंकि इसका कलर ही क्या? डीप पर्पल है। क्लियर है? ये पहली मेथड कौन सी थी? केमिकल ऑक्सीडेशन। क्या किया? क्रिस्टल लिया MnO2 के, ट्रीट किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, प्लस पोटेशियम हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया
पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर है? रिएक्शन हुई, क्या मिला? पोटेशियम मैग्नेट। कैसे कलर का है ये? ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का। क्लियर है? अब ये जो पोटेशियम मैग्नेट है इसको हम न्यूट्रल या एसिडिक कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की कंडीशन ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम परमैग्नेट। अभी जो पोटेशियम परमैग्नेट है वो लिक्विड फॉर्म में ही है, तो हमें उसके क्रिस्टल चाहिए तो क्या करेंगे? फिल्ट्रेट करेंगे, इवेपोरेट करवाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? पोटेशियम परमैग्नेट। क्लियर है? डन। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पोटेशियम परमैग्नेट की, पर कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन, ठीक है? क्या लिया है? सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस के लिए 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, पर कौन सी इलेक्ट्रोड लेना है? आयरन की इलेक्ट्रोड लेना है, ठीक है? पर किसका करवाना है? पोटेशियम K2MnO4 का, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है और दोनों जो समझो, ये देखो ये दो इलेक्ट्रोड लेना है काय के? आयरन के, और इनको सेपरेट करना है डायफ्रागम से, ठीक है? दोनों को। और क्या डालना है? K2MnO4। K2MnO4 एनोड के पास में ऑक्सीजन क्या होगी? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है? और ये ऑक्सीजन गैस ही क्या करेगी? KMnO4 को कन्वर्ट करेगी, मतलब मैग्नेट को कन्वर्ट करेगी पर मैग्नेट में। अगर रिएक्शन देखते हैं हम, K2MnO4 प्लस काइमेटियो H2O प्लस नैसेट, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? KMnO4 प्लस KOH। क्लियर है? अब ये जो लिक्विड में मिला है तो इसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, इवेपोरेट करेंगे और हमें किसके क्रिस्टल मिल जाएंगे? KMnO4। तो 2 मेथड दी, एक तो केमिकल ऑक्सीडेशन और सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। क्लियर है? केमिकल ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे? किसी भी मतलब एसिडिक कंडीशन में हम ट्रीट करेंगे जो MnO4 है वो अगर रिएक्ट होगा किसके साथ में? 4 हाइड्रोजन के साथ में और कन्वर्ट होगा MnO2 में। MnO4 वैसे के वैसे ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो वहां पे रिएक्शन हमने किसी न किसी एसिडिक मीडियम में करवाए थे और यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करवाए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाए हो, ठीक है? डन। रिएक्शन बैलेंस करना है ना? बैलेंस कर रहे हो? चलो करो। 2 2 2 2 एक और छोला। हाँ भाई, एक के ओ एक के आगे लगेगा। हो गई बैलेंस? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ठीक है, देखो 2 कंडीशन है, वीक, एक तो एसिडिक। देखो हमें एक बात पता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बहुत सारी रिएक्शंस भी यूज करते हैं, एज ए कैटलिस्ट भी, एज ए ऑक्सीडेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर एसिडिक कंडीशन है, कोई भी कंपाउंड अगर एसिडिक है तो उस कंडीशन में अगर हम KMnO4 की बात करें तो उससे बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वहां पे वर्क करता है। कौन सी कंडीशन में? एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? एसिडिक मीडियम मतलब ऐसी मीडियम जहाँ पे H+ आयन प्रेजेंट है। सिंपल। एसिड मतलब क्या? H+ आयन दे। क्लियर हो रहा है? H+ आयन दे रहा है, जितना अच्छा H+ आयन देगा उतना अच्छा एसिड होता है। तो एसिडिक कंडीशन जहाँ पे ऑलरेडी H+ आयन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में KMnO4 बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर है? तो पहला क्या दिया हुआ है हमारे पास में? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयन। मतलब जो आयोडाइड मॉलिक्यूल है, I+ मॉलिक्यूल है, उसको आयोडीन में कन्वर्ट करता है, I2 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? देखो हमने K में लिया है, KMnO4 में जो MnO4 है हमें उसका नाम है ना MnO4 नेगेटिव 10 आयन और H+ आयन है। क्या हो जाएगा? ये I जो है कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। ठीक है? कैसे कन्वर्ट होगा? इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर देगा? उसके नेगेटिव चार्ज कब आया था? लिया था। तो अब वो वापस कर देगा तो उसको अपने फॉर्म में तो कन्वर्ट ही चला जाएगा। क्लियर है? या फिर हम बोल दें इस तरीके से
आई अपना बॉन्डिंग कर ले और क्या बना ले, I2 बना ले। क्लियर हो रहा है? और ये H प्लस आयन ये O के साथ में वाटर बना लेगा। ठीक है, मतलब आयोडाइड का कन्वर्जन किसमें हो गया, आयोडीन का। क्लियर है? देखो हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन का एक और मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? एक्सेप्टेंस। मुझे अगर Zn को Zn के ऊपर में रिएक्शन हो रही है, Zn है, Zn प्लस 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन। अभिजीत पक्का चेक कर। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कि रिमूव करता है? पक्का? क्या हुआ यहाँ पे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अभी क्या बोल रहे थे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। क्या हुआ? आया था 10 आए हैं, I2 बनाया है उधर। क्या करेगा ये? I2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिमूव करेगा, तभी जाके तो ये होगा ना। और यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया तो भी तो ऑक्सीडेशन है। क्लियर हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पे दोनों चीजें हो रही है इट मींस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस 2 3 प्लस बोल रहा है, तो ऑब्वियसली 2 प्लस है। 2 प्लस चार्ज कब आएगा? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था तब उसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 3 प्लस आ रहा है, तो रिमूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो Fe2 प्लस 2 3 प्लस पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे। MnO4 Fe2 प्लस 8 H प्लस, कौन सी कंडीशन में? H प्लस है, मतलब कैसी है? एसिडिक कंडीशन है। Fe3 प्लस में कन्वर्ट हुआ, दिख रहा है? यहाँ पे 2 प्लस था, यहाँ 3 प्लस हुआ। क्लियर है? वाटर का फॉर्मेशन और Mn2 प्लस। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड अगर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? 2H प्लस प्लस सल्फर डाइनेगेटिव, सल्फर के ऊपर में डाइनेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे MnO4 के साथ में सल्फर डाइनेगेटिव अगर वो करेगा तो सल्फर डाइनेगेटिव देखो सल्फर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज कब आता है ये भी हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है ये भी पता है। पॉजिटिव चार्ज मोस्टली कौन देते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को वो लोग उनकी वैलेंसी, मतलब ऑब्वियसली जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। तो सीधी सी बात है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किया था वो रिमूव करके सीधा सल्फर में कन्वर्ट हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सीधी सी क्या बात है? ऑक्सीडेशन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन ऑलरेडी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो MnO4 ये है ऑक्सैलिक एसिड, 6H प्लस क्या फॉर्म हुआ? 10CO2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। देखो यहाँ पे CO2 और H2 दोनों। ऑक्सीडेशन जब भी अगर हम बात करें तो दो चीजें हमेशा याद रखोगे, क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी हो रहा है तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाए और ऑक्सीजन का एडिशन। क्लियर है? एडिशन एक ही चीज का उधर दो चीज का रिमूवल हो जाए, उल्टा इधर क्या हो जाएगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए। क्लियर है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है मतलब कई रिएक्शन से वहां रिडक्शन हो रहा है, ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन। क्लियर है? याद रहेगा? नेक्स्ट आते हैं, देखो पहले कंडीशन क्या देखे थे हमने, अगर एसिडिक कंडीशन है तो क्या होगा। अभी क्या देखना है कि अगर न्यूट्रल या तो फिर अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन कंडीशन है तो क्या होगा। वहां पे क्या हो रहा था बाबा, जब हमने आयोडाइड को देखा था तो आयोडाइड का कन्वर्जन सीधा किसमें हो गया था, आयोडीन में हो गया था। पर यहाँ पे कैसा होगा, अगर आयोडीन ऑक्सीडेशन तो होगा, ऑक्सीडेशन तो होगा पर आयोडाइड का कन्वर्जन कैसे होगा, IO3 नेगेटिव में। देखो MnO4 और ये MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा MnO2। क्लियर हो रहा है? देखो और कंडीशन डेवलप कैसी हो रही है, देखो OH है मतलब बेस, अल्कलाइन कंडीशन डेवलप हो रही है। ये कैसे कंडीशन डेवलप हो रही है, अल्कलाइन। MnO2 का कन्वर्जन हो गया MnO4 का कन्वर्जन हो गया MnO2 में, और आयोडाइड का कन्वर्जन IO3। क्लियर है? वैसे ही थायोसल्फेट में कन्वर्जन क्या होगा, थायोसल्फेट का कन्वर्जन हो जाएगा सल्फेट में, इसमें SO4। क्लियर हो रहा है? ये देखो MnO4 कन्वर्जन, मतलब कंडीशन क्या रखोगे कि MnO4 है हमारे पास में, तो सीधी सी एक बात है कि MnO4 उस कंडीशन में, MnO2 अगर स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन है और थायोसल्फेट को कन्वर्ट कर देगा सल्फेट में, और OH मतलब अल्कलाइन कंडीशन। ठीक है? और मैग्नस सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, देखो मैग्नस सॉल्ट है, कोई भी अगर समझो MnCl2 की बात करें, ऐसे ये मैग्नस सॉल्ट हो जाएगा। तो मैग्नस सॉल्ट को अगर हम बात करें, उसके साथ में अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो इस मैग्नस सॉल्ट को कन्वर्ट काय में कर देगा MnO2। क्लियर हो रहा है? अगर ये भी Mn इसमें आ जाएगा और क्या बना लेगा, MnO2 प्लस H प्लस आयन, H प्लस आयन दे रहा है मतलब कैसी कंडीशन डेवलप किया, एसिडिक कंडीशन। बाकी ये दो कंडीशन में कैसी किया था, अल्कलाइन, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन। क्लियर है? तो KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दोनों कंडीशन में यूज होता है। एसिडिक कंडीशन में तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके अलावा अगर न्यूट्रल कंडीशन और वीकली अल्कलाइन कंडीशन में है तो भी वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। क्या पे याद रखोगे, आयोडाइड का कन्वर्जन IO3 में कर देगा, थायोसल्फेट को सल्फेट में, मैग्नस सॉल्ट को MnO2, मैग्नस सॉल्ट को MnO2 में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? अब देखो जैसे हमने बोला मैग्नस सॉल्ट, ये Cl2 इसके साथ जाएगा और HCl बना लेगा, तो भी तो एसिड ही बन रहा है। क्लियर हो रहा है? ये सॉल्ट वाला जो पार्ट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मैग्नस सॉल्ट, ये Mn2 प्लस की जगह पे हम MnCl2 ले लें तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, HCl। क्लियर है? डन है? बस इतना ही याद रखोगे। नेक्स्ट आता है KMnO4 का यूजेस। सबसे पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा लेबोरेटरी में यूज होता है। क्लियर है? उससे भी सबसे पहली चीज आती है एज एंटीसेप्टिक पर्पस भी यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है, सेप्टिक एंटीसेप्टिक किल करता है, बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड करता है। ठीक है?
मतलब हम देखना ना, हम ज्यादातर एंटीसेप्टिक्स लगाते हैं, ये डेटॉल वगैरह जो मोस्टली वो एंटीसेप्टिक है, तो ये भी एज ए एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा लैबोरेटरी में एज ए इंडस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। कहाँ? अभी हमने बोला इतनी ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो लैबोरेटरी इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज करते हैं। लैबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है अनसैचुरेशन की टेस्ट में। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या किसी कंपाउंड में, उस टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में उसका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो इतना मतलब इसका मोस्टली ज्यादातर हम यहाँ पे यूज करते हैं हलाइट के डिटेक्शन में। हलाइट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अगर टेस्ट कर रहे हैं तो डिटेक्शन ऑफ मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट करें तो क्वालिटी को डिटरमाइन करें, तो उस कंडीशन में वहां पे हलाइट का डिटेक्शन करने के लिए भी केमनोफोर का यूज किया जाता है। क्लियर है? याद रहेंगे। एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होता है डिटेक्शन ऑफ हलाइट में किसका यूज होता है? केमनोफोर। डन, यहाँ पे हमारा केमनोफोर डन होता है। नेक्स्ट आ जाएगी इस पे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये? इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। सबसे पहली चीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले सुन लो, फिर बाद में हम रिएक्शन देखना। क्या करना है, जो क्रोमाइट है, क्रोमाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ में हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर रिवर्बरेटरी फर्नेस में। जैसे ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, उसका अपोज थोड़ा अलग उसका स्ट्रक्चर होता है। एक मतलब एक कंटेनर है जहाँ पे में डाला जाता है, उसके बाद में उसको हीट की जाती है। ठीक है, जैसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट प्लस, और क्या मिल सकता है? CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब जो सोडियम क्रोमेट मिला उसको H2SO4 के साथ में ट्रीट करना है। जैसे H2SO4 के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें वहां पे सोडियम, मैंने कुछ गलत बोला क्या? क्रोमाइट को बोली थी, क्रोमाइट Fe2 FeOCr2, नहीं मैंने क्या बोली थी अभी कुछ देर पहले? हीट करते वो इसको क्रोमाइट को बोली थी ना। पहली स्टेप क्या करना है? FeOCr2 ये क्या है? ये है क्रोमाइट। क्या है? क्रोमाइट। ठीक है, अब क्रोमाइट को ट्रीट किसके साथ में करना है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा क्या? Na2Cr2O3 O4। क्या मिलेगा? Na2Cr2O4 Na2Cr2O4। सोडियम प्लस Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्ड होगी। ठीक है, सोडियम क्रोमेट मिलेगा और साथ में हमें क्या देगा? ये क्रोमेट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इसमें मेन हमें इसका किसका काम है? इसका आयरन रिमूव हो गया, आयरन ने Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो Na2Cr2O4 इसको ट्रीट करना है हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या मिलेगा? दो चीजें, सल्फेट के साथ
सोडियम चले जाएगा और एक सोडियम के साथ हमें ये मिलेगा, देखो Na2Cr2O, क्लियर है, प्लस Na2SO4 और क्या बचा, वाटर, प्लस या तो वाटर इस तरीके से हाइड्रेटेड जेल मिलेगा, ये जेली फॉर्म में मॉइस्चर के साथ मिल जाएगा, ठीक है, डन। ये सेकेंड स्टेप में, क्लियर है। फिर क्या होगा, ये जो Na2Cr2O7 है, अब सिंपल इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे, सॉल्यूशन लेंगे पोटेशियम क्लोराइड का, किसका, पोटेशियम क्लोराइड, Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl के साथ कराओगे तो KCl सिर्फ कुछ नहीं करेगा, प्लेस एक्सचेंज करेंगे ये अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सीधा क्या मिलेगा, K2Cr2O7 यही चाहिए था, प्लस 2NaCl, क्लियर हो रहा है। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये सोडियम क्रोमेट, ये क्या है, सोडियम क्रोमेट, सॉरी ये सोडियम डाइक्रोमेट और ये सोडियम क्रोमेट, ठीक है। K2Cr2O7 और CrO4 जब रहेगा ये क्रोमेट रहेगा, ये सोडियम क्रोमेट है, ये सोडियम डाइक्रोमेट है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, क्लियर है। डाई है ना क्रोमेट, इसलिए डाइक्रोमेट, क्लियर है। तो ये रिएक्शन हमें फॉर्मेशन किसका मिलेगा और ये कैसे कलर का रहेगा, ऑरेंज रेड कलर की पीपीटी मिलेगी, क्योंकि ये कैसी है, इनसॉल्युबल है, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन लिया है ये जो लिया है KCl वो कैसा है, सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में वो सॉल्युबल नहीं रहेगा, इनसॉल्युबल आपको पीपीटी मिलेगी, ऑरेंज रेड पीपीटी, वो कौन रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या किया था, रिवर्बेटरी फर्नेस में हमने क्रोमाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ में एयर के प्रेजेंस में क्या किया, ट्रीट किया, तो हमें क्या मिला, पोटेशियम सोडियम क्रोमेट मिला, क्लियर है, और साथ में Fe2O3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब हमने जो सोडियम क्रोमेट मिला उसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या किया, ट्रीट किया, तो हमें क्या मिला, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट है, ये सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट मिला। अब ये जो पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट है इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड, तो हमें क्या मिला, पोटेशियम, कैसे कलर की पीपीटी में, ऑरेंज रेड पीपीटी में, क्लियर है। प्रिपरेशन इंडस्ट्री में मैम रिएक्शन बैलेंस करना है, चलते हैं पहले इसको कर, चलो आप देख के नहीं बैलेंस करना है ना, देखो यहाँ पे, चलो ये देख लिए 4, करो बैलेंस, 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ रहेगा, 4Fe हो जाएगा ना, 2Fe2O3 कितना लग रहा है, O3 वहां पे 3 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी लगी है, 4, प्लस करेंगे, हाँ 10 होंगे, Na2 और Cr2 है, Cr2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो 2 करना ही पड़ेगा। अब सोडियम कितने लगे, 4, तो यहाँ पे भी 2 करना ही पड़ेगा। तो अब देखो बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन देखो बैलेंस करने के लिए कितना लग रहा है, 4 2 8, वहां यहाँ पे यूज हो गए, यहाँ पे 8 यूज हो गए, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितने पूरे 4, ये 4 ये और ये 12 प्लस 4 16, यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे कितने 6, कितने हो गए 22 22,
प्लस 2 14 दो ही है क्या? 24 इधर 24 है पूरे फिलहाल में, अब उधर हो रहे क्या 24? देखो 8 और 6 नहीं 8 और 6 14 14 ही हो रहा है। कार्बन कितना है यहाँ पे? सिंक दो ही है, यहाँ पे दो ही देंगे क्या फिर? ना बैलेंस बैलेंस नहीं हो रही है, करो फिर किससे बैलेंस करोगे? कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको चेंज करो। एट आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे CR जो है वो 8 है, CR 8 है जो, 4 2 8 तो वहाँ पे भी 8 आएगा। अच्छा पर मैं 2 आगे की 4 को देखे ही नहीं क्या? ठीक है, फिर यहाँ पे भी 8 अब बैलेंस हो जाएगी। अब देख कितने 8 4 सा 32 प्लस 6 38 42 42 42 पक्का? तो यहाँ से ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे कितनी है? 8 3 सा 24 है, यहाँ पे कितनी है? 4 3 सा प्लस 4 कितनी हो गई? 40 40 और ये 2 हो गया 42। बैलेंस है क्या? नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। कार्बन देखो कितने हैं? 1। अगर कार्बन को बैलेंस करना है, यहाँ अगर ये 8 कार्बन है तो यहाँ तो 4 कैसे? 8 लेना पड़ेगा ना। अब भी तो ऑक्सीजन नहीं हुआ है बैलेंस, तो ऑक्सीजन यहाँ से बैलेंस करनी पड़ेगी ना। कितने ऑक्सीजन और चाहिए? 8 और ऑक्सीजन चाहिए। कितने? 7 से करेंगे 7 से करेंगे, हो जाएगा क्या? हो गया बैलेंस, हो गया ऑक्सीजन। सेकंड रिएक्शन भी, ठीक है, सेकंड में भी आएगा सेकंड में क्या? 2 आएगा। 2 बार है क्या? मतलब 2, ठीक है। CR हो गया, CR बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लो 8, SO4 बैलेंस है, H2 बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ये 7 ये हो गया और ये 8 हो गया, बैलेंस हो गया। ये 8 हो गया ना, 4 टू जाए, हम SO4 को तो इसमें ही बैलेंस कर ले रहे हैं। NO2 दोनों बैलेंस हो गए, CR भी बैलेंस हो गया, 7 यहाँ पे एक ही है 8 तो हो गया ना 8, वो भी बैलेंस हो गया। क्लियर है? यहाँ रिएक्शन बैलेंस ही है, ठीक है, डन। केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है हमें K2Cr2O7 की, पोटेशियम डाइक्रोमेट के। सुनो, 2 कंडीशन क्या है ना, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में अगर हम एसिडिफाइड अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते तो वो कन्वर्ट कर देता है I2 में। I2 और सॉल्यूशन का जो कलर है वो डेवलप हो जाता है ब्राउन। ठीक है, चलो देखते हैं। और पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद क्रोमिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यार, पहली कंडीशन क्या लेना है हमको, K2Cr2O7 को अगर हम एसिडिफाइड कंडीशन मतलब H2SO4 मतलब एसिडिफाइड वाला, उसको अगर हम Ki के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
K2 पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमिक एसिड मिलता है Cr2SO4 3 प्लस में I2 और इसके कारण में सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर डेवलप होता है। क्लियर है? हाँ ठीक है डन। क्या रहेगा, हमें याद क्या रखना है, ये कन्वर्ट हुआ क्रोमिक सल्फेट में, क्रोमिक सल्फेट में और K2SO4 में, और हमें कि I को क्या कन्वर्ट कर दिया इसमें I2, और I2 के कारण में क्या डेवलप हुआ, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन। सेकेंड, अगर एसिडिफाई अगर हम क्रोमिक सल्फेट लेते हैं और उसको अगर H2S गैस से पास करते हैं, क्या करना है हमको, K2Cr2O7 लिया हमने प्लस एसिडिफाइड कंडीशन में लिया, क्या पास किया, H2S पास किया, तो उस कंडीशन में हमें सेम K2SO4 मिलेगा प्लस Cr2SO4 3 क्रोमिक सल्फेट भी मिलेगा और साथ में सल्फर मिलेगा, और क्या बचा, वाटर। बस ये जो सल्फर है, सल्फर क्या मिला, ये जो सल्फर है ये कैसे कलर का, ब्राउन। कैसे कलर का, और इससे ये कैसा कलर का है, आपने पहले बोला रेड ऑरेंज रेड है, तो इसका कन्वर्जन किसमें हुआ, क्रोमिक में, तो कौन सा कलर डेवलप होगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन डेवलप होगा। इसकी वजह से ये ऑरेंज कलर ये कन्वर्ट हुआ क्रोमिक सल्फेट में और वो कन्वर्ट होगा ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। क्लियर है? ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज में दी हुई है। क्या किया है हमने, अगर हम Ki को करते हैं तो I2 में कन्वर्ट हो जाता है और H2S को सल्फर नॉर्मल सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर का कलर ही पेल येलो। ठीक है, तो ये आपको दो रिएक्शन याद रखनी है, किसके लिए, K2Cr2, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 भी और KMnO4 भी। क्लियर है दोनों? बैलेंस करना रिएक्शन नहीं, आप आराम से बैलेंस कर लेना। अब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक की, जितने भी पूरे डी ब्लॉक है उनके लिए बोल रहा है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक में अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर देखते हैं तो सबसे पहली चीज तो मेटल्स है। हमें पता है मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, मेटल्स है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे ना, और ऊपर से मेटल है तो शाइन रहेगा, लस्टर रहेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उसके अलावा गुड कंडक्टर रहेंगे हीटेड इलेक्ट्रिसिटी के, और हमने देखा था अच्छे कैटलिस्ट भी है, हमने देखा ना MnO2 एज ए गुड कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो एज ए कैटेलिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और एक पॉइंट देखा था अलॉय फॉर्म करते हैं, फेरस और नॉन फेरस दोनों देखे थे, फेरस के साथ वाले भी देखे थे, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम स्टील वगैरह। अदर देन ब्रास, ब्रॉन्ज, नाइक्रोमियम, नाइक्रोम वगैरह देखा ना। तो अलॉय फॉर्मेशन कैपेसिटी भी इनके पास में बहुत अच्छी होगी। तो क्या क्या याद रखोगे, एक तो पहले मेटल है, डी ब्लॉक के सभी क्या है, मेटल है, शाइनिंग और लस्टर। लस्टर मतलब ही शाइनिंग होता है कि एक प्रॉपर मेटालिक शाइन होती है इनके अंदर। हम अगर देखें आयरन अगर उसके ऊपर में रस्टिंग ना हो तो प्रॉपर एक शाइन देता है। उसके अलावा निकेल में भी एक शाइन होती है। तो मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स है सब कॉपर को देखिए क्या बोलते हैं, हल्का ब्राउन कलर में जो रहता है हल्का, उसकी शाइन अलग ही आती है। क्लियर है? तो मेटालिक शाइन होती है इनके पास में। उसके अलावा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सीधा हम बात करें तो इसको मोस्टली हम ज्यादातर देखा जाए अगर हीट की कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो आयरन के तवा वगैरह यूज नहीं करते ऑब्वियसली। क्लियर है? उसके अलावा वायर बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही, तांबे का यूज करते हो ना, कॉपर का यूज करते हैं। उसके अलावा अलॉय बनाते हैं और लास्ट कैटलिस्ट। ये पॉइंट आपको किसमें याद रखना है, ये जनरल प्रॉपर्टी है किसकी, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट।
नेक्स्ट क्या आती है, क्या आती है फिजिकल। अब आते हैं केमिकल। सीधी सी बात है, मेटल है कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे। बहुत सी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे मॉलिब्डियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में हमारी बॉडी में मतलब मोस्टली बायोलॉजिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी चीजें कॉज भी हो सकती है, जैसे कि मॉलिब्डियम में विटामिन B12, कोबालामाइन क्यों बोला जाता है मॉलिब्डियम, ठीक है। तो ये आयरन की डेफिशिएंसी से भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये एज ए बायोलॉजिकल एजेंट और बहुत सी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटेलाइज भी करते हैं कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें वैलेंसी वेरिएबल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से कलर्स भी वेरिएबल शो करते हैं। हमने देखा था स्पेक्ट्रम में ड्यू टू नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण में क्या शो करते थे ये कलर। उसके अलावा कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं मोस्टली, ज्यादातर जो है, और मोस्टली इन लोगों का मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज होता है। कोबाल्ट, आयरन, निकेल जो है ना, वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं तीनों। कौन कौन, कोबाल्ट, निकेल एंड आयरन। इनको मैग्नेट बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, क्योंकि परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड शो कर देते हैं। क्लियर है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इनका यूज होता है। डन है, फिजिकल नॉर्मल थी, केमिकल भी सेम ही है जो हमने अभी तक देखा है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंसेस की बात करें, 3 रो है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। चलिए तीनों की बात करें, तीनों में डिफरेंस कैसे आ जाता है, तीनों की प्रॉपर्टीज में थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन स्टेट की भी प्रॉपर्टीज है। इसका इससे ये तीनों की जो प्रॉपर्टी कैसी होती है, फर्स्ट मेंबर की इन दोनों से थोड़ी डिफर होती है। और डिफर किस वजह से भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से भी हो सकती है। अगर हम 3D की बात करें तो मोस्टली +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है, और थर्ड सीरीज की बात करें तो +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है। क्लियर हो रहा है, तो डिफरेंस क्या में आता है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके कारण इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस, कुछ प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देंगे, डिफरेंस देंगे। ऑब्वियसली कंपाउंड फॉर्मिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर +8 ऑक्सीडेशन और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क तो कुछ ना कुछ होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग या नंबर ऑफ लिगेंड को अटैच करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है। क्लियर है, तो इसके वजह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट से ये बाकी कुछ प्रॉपर्टीज इनकी क्या आ जाती है, डिफरेंट आती है। क्लियर है, डन। यही पे आपका ये जो पूरा टॉपिक जो है क्रोमियम से लेकर हमारा पूरा लास्ट बचता है, इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इसके बाद हमारे 2 टॉपिक बचे। ट्रांजिशन एलिमेंट का एक ही टॉपिक बचा है, वो बचा है मेटलर्जी, जिसमें किस तरीके से ओर को रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है और प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो मेटलर्जी एक टॉपिक बचा है। फिर सेकंड टॉपिक बचता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट। बाकी फिर हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा। क्लियर है, थैंक यू।